निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे पास आई हुई है परिचर्चा में, वो है आरती पारिक जी। आरती पारिक जी वैसे तो है प्रिंसिपल ऑफ नोका, लेकिन एक इनकी विशेष खूबी भी है, ये कविता भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आज कवित्री हैं पारिक जी, यानी कि आरती पारिक जी आज कवित्री के रूप में हमारे सामने बैठी हैं। आरती पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी साधुवत प्रणाम सर। आरती जी, आपसे सीधा सवाल यह है कि जीवन एक कविता है, इसको आप कैसे कंफर्म करें, यानी कैसे आप इसको बता सकती हैं कि जीवन एक कविता है? सर वास्तव में तो जैसे काव्य के अंदर कविता अनेक मनोभावों को प्रकट करती है। जी जैसे जी जीवन में कोई ऐसे उतार चढ़ाव है जो कविता के समकक्ष ही है। जैसे सुख, करेक्ट। दुख, हृदय से जी मतलब जी किसी का आभार व्यक्त करना, भाव व्यक्त करना, जी भय प्रकट करना, ये सभी काव्य के 9 रसों से युक्त है। तो इसमें जी कोई जी अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि जो कविता है जी जी वही जीवन का आधार है या जी जीवन कविता का आधार है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। जैसे जी जी कविताओं में हम अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, हम्म। तो जीवन में भी सेम वही बातें होती है। हमारे जो मनोभाव होते हैं, कविताओं द्वारा श्रव्य या दृश्य रूप में हम प्रकट करते हैं और जीवन के अंदर वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो जी जैसे उतार-चढ़ाव आता है, सुख-दुःख आता है, सेम कविताएँ वह है। यदि कोई उदास हाँ है, तो उसके लिए जो भाव प्रकट करने हैं, तो वो कविताओं के माध्यम से बहुत सुंदर हम कर सकते हैं। इसलिए जी जीवन एक कविता है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, क्योंकि इसमें कई प्रकार के परिदृश्य देखने के लिए मिलते हैं। जी जी आरती जी, वैसे देखा ये गया है कि आप एक प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप कवित्री हैं, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप कविता किस तरह के लिखती हैं? हास्यरस लिखती हैं, वीर रस लिखती हैं, या नौ रस में कौन सा रस आपको ज्यादा पसंद है, जिसमें आप कविता ज्यादा व्याख्या करते सर 9 रसों में मुझे सबसे अच्छा वीर रस लगता है, जिसमें हैं? इंसान वेरी का गुड। रोम-रोम खुल जाता है। जी अगर जी कोई नीरस भी है ना, तो उसमें एक भाव जागृत कर देता है कि नहीं, तू आप निर्बल क्यों नहीं है, ना तू सबल है। 140 करोड़ जनता को एक वीर रस की कहानी सुनाई, कविता सुना दीजिए। दो पंक्ति ही चाहे, दो पंक्ति ही बता दीजिए। 2 पंक्तियाँ मेरी ही लिखी हुई है। एक जी ऐसी जी नारी जो बहुत ही निर्बल है, जो उत्साह जी से हीन है। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ही उसके अंदर एक भाव बढ़ने के लिए हम ये कह सकते हैं, रे नारी तू डर नहीं, रे नारी तू डर नहीं, तू सशक्त है, कह दे इस दुनिया से। तो उसमें उस औरत का उत्साहवर्धन होता है, तो वो तुरंत रूप से खड़ी हो जाती है, कह देती है, रे व्यभिचारी समझो ना मुझको निर्बल नारी, रे व्यभिचारी सुनो समझो ना मुझको तुम निर्बल नारी, कहो तो रोटियां सेक दूं बेलन से और कहो तो रण में पड़ जाऊं तुमसे भी भारी। तो उसके अंदर एक उत्साहवर्धन होता है कि भाई मैं नारी तो हूँ, लेकिन मैं शक्ति का दूसरा रूप हूँ। यदि मैं जी चाहूँ तो रण में भी हजारों पे क्या है भारी पड़ सकती हूँ। और जी जो जी आज व्यभिचारी होकर के मुझे लूट रहा है, यदि मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर लूं तो उस पे भी भारी पड़ सकती हूँ। जी 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 आरती जी, आपकी कविताओं का उपदेश क्या है? सर, मेरी कविताओं का उपदेश अगर मैं कहूँ तो उसके लिए मैं बिंदु मात्र बहुत अपने आप को छोटा समझती हूँ। लेकिन मेरी कविताओं का सर हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी सुने, तो सुनकर उसके कानों में इतना कर्ण प्रिय लगे कि वो उस कार्य के लिए क्या है, प्रोत्साहित हो जाए। यदि वीर रस में जी लिखा जाए तो सामने वाले को, पढ़ने वाले को लगे कि नहीं मुझे कुछ करने का जोश होना चाहिए। यदि हास्य रस में लिखें
तो एक नीरस व्यक्ति भी उस पर हँस पड़े। तो कुल मिलाकर एक जो कविता रचना करता है, वो हमेशा एक ही चीज़ सोचता है सर, कि मेरी कविताओं का असर सामने वाले के हृदय पे ही नहीं, उसके मस्तिष्क पर भी पड़ना चाहिए, ताकि उसके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य आवे। जी, जी। आपको कविता लिखने का टाइम कब मिलता है या आप कविता कब लिखती हैं? सर, एक रचनाकार जो होता है, उसे समय की आवश्यकता नहीं होती, उसे दृश्य की आवश्यकता होती है। उसे हृदय में मनोभाव को छूने की आवश्यकता होती है। यदि वो कहीं हुँ, दीनहीन अवस्था में किसी को देखता है, तो उसके शब्द स्वतः ही चल पड़ते हैं। बस हुँ, शब्दों हुँ। में तुकबंदी होनी ज़रूरी होती है। शब्दों में उद्देश्य जी, होना ज़रूरी होता है। जी, जी। तो बस समय नहीं मिलता सर, समय निकाल लिया जाता है। तो जीवन में कविता का होना अनिवार्य है, ऐसा क्यों? आपने पहला प्रश्न मुझसे पूछा था कि जीवन एक कविता है। जी, तो वो तो जीवन एक कविता है, वो तो आपने बता दिया। लेकिन मैं हाँ, पूछ रहा हूँ आपसे अब कि क्या जी। जीवन जीवन को अपने रूप में होना बहुत ज़रूरी है क्या? अपने जिस्म में होना बहुत ज़रूरी, कविता का होना बहुत ज़रूरी है क्या जीवन में? जी, सर, मैं आपके प्रश्न को समझ पा रही हूँ। आपने पहला प्रश्न पूछा था कि जीवन एक कविता है, उसी का दूसरा पहलू ये है कि जीवन में कविता का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता अपने भावों को बोलकर नहीं कह सकता। जैसे जी, एक छोटा-सा उदाहरण है जी, कि मुझे भय लग रहा है आपसे, किंतु मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ। तो मैं आपको 2 लाइन में कह सकती हूँ, घनघोर घटा ज्यों गरजे, मोर भी न जाने डर-डर के क्यों बोले हैं। आ जाए वो अब अगर सामने आप, भयभीत होकर मेरा मन भी काँपे है। तो आप समझ जाओगे सामने वाला मुझसे भय खा रहा है। तो जी, अपने शब्दों को संक्षिप्तीकरण में प्रस्तुतिकरण का बहुत सुंदर तरीका है कविता। इसलिए जी। कविता है, तो इंसान बुदबुदाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, अपने आप को एक उन्मुक्त अवस्था में पाता है। तो हुँ, इसलिए हुँ। जीवन में कविताओं का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जी, जी। ऐसे लगता है जैसे रसहीन फल कैसे होता है, वैसे ही हुँ, जीवन भी हुँ। रसहीन हो जाता है। तो जी, इसलिए जी, जीवन में कविताओं का होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक अपना तो आनंद होता है सर। करेक्ट। आप जो है कविता को कब-कब गुनगुनाती हैं? कविताओं को गुनगुनाने के लिए सर बस मौका चाहिए हम लोगों को, रचनाकारों को तो मौका चाहिए। मुस्कुराते तुझे देखूँ आज तो हृदय मेरा गदगद आज हो जी जाए। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 144 जी। करोड़ जनता को आप सुना सकती हैं अपनी जो भी आपकी कविता है, आप उसको उचित समझती हैं, सुनाना आप सुना सकती हैं। सुनाइए। मुस्कुराते तुझे देखूं तो हृदय मेरा गदगद हो जाए। दंतुरित तेरी मुस्कान न जाने क्यों किस पल से कहाँ से आए। बस आंख मूंद के देखूं मेरा जीवन धन्य हो जाए। मतलब सामने वाले की मुस्कुराहट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हम आंख बंद करके उसे हृदय से स्पर्श करते हैं, तो ऐसे लगता है जी। वो मुस्कुरा रहा है तो कहीं न कहीं कारण मैं बन रही हूँ। तो मेरा जीवन तो हुँ, धन्य हो गया। मेरे होने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, किसी का जीवन खिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा जी, जी। जीवन धन्य हो चुका है। तो करेक्ट, ये आनंद की अनुभूति के लिए कविताओं का होना बहुत ज़रूरी है सर। और करेक्ट। इसके लिए मैं आपको कह दूँ प्रति क्षण शब्दावली उन्नत होनी चाहिए और शब्दावली में शब्द जो है वो सार्थक होने चाहिए, तुकबंदी युक्त होने चाहिए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस पल चाहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। ये जीवन एक बुदबुदा है, ना जाने कब छूट जाए हाथों से। हर पल को यूँ ही जीते रहो, जैसे खुशबू है, जैसे पवन है, जैसे मन की तरंगे हैं। इन्हें हर पल बजाते रहो, हर पल बजाते रहो। वेरी गुड। तो सर बहुत इसको बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। समय नहीं, इसको जब चाहो तब बोल लो। जी, जी। आप ने कोई संग्रह किया है कविताओं का या केवल आपकी कविता जिसको आप क्षण देखती हैं, दृश्य देखती हैं, आप ऐसे ही बुदबुदा देती हैं, उसको कहीं संग्रह किया है क्या? आपकी कोई कविता संग्रह की किताब है क्या? या कविता संग्रह है आपके पास?
जी सर, एक रचनाकार हमेशा अपनी कविताओं का कुछ संग्रह तो रखता ही है, जिससे उसके अनुभवों का पता चलता रहता है और जी बाकी अनुभवी लोगों का मेरे पास संग्रह ज़्यादा रहा है जी कि जी उन्होंने अपने अनुभव में से 32-32, 35-35 साल निकाले और मुझे क्षण भर के लिए मैं भाग्यशाली रही हूँ कि उन्होंने क्षण भर में ही वो पल मुझे दे दिए। तो उन्होंने मुझे ये गट्स सिखा रखे हैं कि जहाँ चाहो, जैसे चाहो, अपनी अच्छी शब्दावली से कविता आप बना सकते हो। तो मेरी एक करेक्ट। छोटी-सी जिसे कह सकते हैं जिसमें 30 से 35 कविताएँ हैं, जो श्रेष्ठ कविताओं में से मैंने चुन कर के अलग रख रखी है। वैसे तो 105 के करीब है, लेकिन वो 30 और 35 ऐसी है जो राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में और जयपुर की पत्रिकाओं में भी आ चुकी है सर। बहुत बढ़िया। तो आप उनमें उसमें से कोई एक से एक सुनाइए। कविता है, उनमें से सर एक है, वो जी जीवन बोलें। पर ही है। जीवन को यूँ बिना तार के तुम न रखो, जीवन को तुम यूँ बिना तार के न रखो, मन की वीणा में उस तार को संग्रहित कर झंझकार दो। मन की वीणा में उस तार को रख के उसको झंझकार दो। उसकी तरंगों को बहने दो, ध्वनि को गूंजने दो। उसकी तरंगों को बहने दो, ध्वनि को गूंजने दो। खोजने में। आकाश को चीर कर दूर तक जाए, ऐसी चित्कार अपने ज़हन में भर दो। रे उठ रे मानव, देख अपने आप को, अपने महत्व को तू समझ ले। इस धरती पे आया है, तेरा उद्देश्य क्या है, ये तू जान ले, ये तू जान ले। भाई एक वेरी गुड। मानव अगर तुम हो और इस धरती पे आए हो, तो अपने आने का तुम एक अर्थ समझो। गगन के हुँ, उस पार तक तुम्हारी चित्कार जानी चाहिए। चित्कार का मतलब होता है कि जो तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारे उद्देश्य है धरती के लिए, पंच तत्वों के लिए, मानव जगत हुँ, के हुँ। लिए, तो उसकी चर्चा अंतरिक्ष तक जानी चाहिए। इसके लिए अपने आप को तुम पहचान लो। जी, जी। आपने किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कोई पंक्तियाँ लिखी हैं? किसी विशेष, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं, किसी के विशेष व्यक्ति के ऊपर या जी सर, जिसको मैं आप क्षमा अपना चाहूँगी। विशेष समझती हैं? मैं जी। विशेष अपनी माँ को समझती हूँ, हाँ, क्योंकि ठीक है, उसके माँ बिना पे सुना दीजिए। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, माँ बिना पे ये कुछ पंक्तियाँ संसार बताइए। देखना कोई मुमकिन नहीं था मेरे लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। माँ तो जी, सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। माँ के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। अगर इसको देखा जी जाए, सर। आप माँ के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है, माँ के नहीं रहते हुए कुछ नहीं है दुनिया जी सर। में। जी, जी, बोलें। एक कविता है सर, माँ पर, छोटी-सी। जी, तो चंद लाइनें ही कहूँगी। आँख नम हो और हृदय भारी हो जाए, आँख नम हो और हृदय भारी हो जाए, क्षण भर के लिए मैं सोचूं तो मेरा मन तृप्त हो जाए। एक बार आँख बंद करके तू बोल माँ, एक बार आँख बंद करके तू बोल बोल माँ। माँ। ये संसार भले ही रिक्त रहे, लेकिन रिक्तता में भी तू बाग-बाग हो जाए, तू बाग-बाग हो जाए। जी, जी। और एक कविता है सर, लड़कों पर, जी, जो जी। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों को तो हम सपोर्ट करते ही हैं, खासकर हम महिलाएँ तो सपोर्ट करती ही हैं। कहीं न कहीं बेटों के लिए एक वाक्य छोटी-सी कविता मैं कहनी चाहूँगी कि जी हाँ, मैं लड़का हूँ ये गुनाह तो नहीं, जी हाँ, मैं लड़का हूँ ये कोई गुनाह तो नहीं, मैं सिसक सकता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ज़िम्मेदारियाँ मैं अपने कंधों पर लेके चलता हूँ, किसी से बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ये कहने में मुझे फ़क्र है कि घर का कर्ता-धर्ता हूँ, पर कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूँ। काश मेरे मनोभावों को प्रकट करने के लिए काश मेरे मनोभावों को प्रकट करने के लिए मेरे
आंखों में होते इंद्रधनुष, तो मेरे जी। हटने पर मेरे तकिए पे अंकित हो जाते मेरे दर्द के निशान। मैं वो दर्द के निशान भी किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूँ। मैं रो नहीं सकता। मैं रो नहीं सकता तो मैं ठाका लगा के हंस भी नहीं सकता। शायद असभ्य कहलाएगा या फिर नारी के समकक्ष कहलाऊंगा। या करेक्ट। असभ्य कहलाएगा या नारी के समकक्ष कहलाऊंगा। मैं जार जार हो जाऊंगा पर कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूं। ये गुनाह तो नहीं कि मैं लड़का हूं। जी, जी। लड़कों को अक्सर देखा जाता है सर, वो थके हारे भी आते हैं तो उनसे ये कहा जाता है तू कोई लड़की थोड़ी ना है, जा फटाफट बाइक निकालो और तुम जाओ। तो वो चुपचाप बेचारा निकल जाता है क्योंकि वो लड़का है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कई कहा। बार लड़कों को, लड़का जब पैदा होता है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लड़का जब पैदा होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन जी, जैसे-जैसे जी। वो बड़ा होता है तो उसे बार-बार एक जैसे कील पे हथौड़ा चलाया जाता है, उसे कहा जाता है, "तू मजबूत है, तू रो नहीं सकता।" क्यों? तू लड़की है क्या? तो वो रो के भी करेक्ट। किसको दिखाए? अब आँसू भी अगर तकिए पे रह जाए तो उससे पूछा जाता है, "अरे क्या लड़कियों की तरह सारी रात रो रहा था?" अब वो रो भी नहीं बिल्कुल सकता। सही, अब ठहाका बिल्कुल सही। लगा के हँस ले तो कह दे, "क्या औरतों की तरह मतलब हँस रहे हो तुम?" हँस हँस भी रहा है। नहीं सकता। हुँ, अंदर-अंदर घुटता है, कह भी नहीं सकता, कह दे तो क्या मजबूत आदमी है, हुँ, ऐसे हुँ। औरतों की तरह क्या कर रहा है? तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। समाज का करेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग पावर स्तंभ है, तो उसके भी अपने मनोभाव होते हैं, तो वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, लेकिन कविता में तो दर्शा ही सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा। इसलिए सब कविताएँ वो जादूगरों की एक छड़ी है, जो एक बार चल जाए ना, जो चीज़ें नहीं दृश्य हो रही वो भी हो जाती है, जो मनोभाव नहीं प्रकट हो रहे हैं वो भी हो जाते हैं, बहुत ही सरलता से। करेक्ट। जी, यानी कविता में अगर आदमी रस जाए, यानी कवि सम्मेलन जब होता है, तो आप देखिए वहाँ पे कवित्री भी आते हैं और कवि भी आते हैं। जी, लेकिन जब कवित्री वहाँ पे सुनाती हैं अपनी कविताएँ, तो वीर रस की हमने ज़्यादा सुनी है और वो इतनी अच्छी तरह बताती हैं, सुनाती हैं कि सामने वाला जो सुनने वाला है, वो एकदम उसकी कविता में रमा जाता है, समा जाता है कि जो वो बोलती है, वो दृश्य उसके सामने दिखता है। जी, जी। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। सर उसका कारण ये होता है कि नारी को आकर्षण का बिंदु कहा गया है, पहली बात तो। जी, तो आकर्षण का बिंदु होता है तो नॉर्मल सी बात है कि सभी लोग उस ओर आकर्षित होते हैं। फिर शब्दावली में यदि जटिलता नहीं होकर के सरलता हो, तो सहज ही समझ भी आ जाती है। और अगर लयबद्ध और तुकबद्ध हो, तो सीधी-सी बात है कि उसमें मानसिक रूप से एक पिक्चर चलने लग जाती है। कहीं न कहीं करेक्ट। कोई न कोई शब्द किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से उभर जाते हैं। जी, वो जी। वहाँ पर एक इमोशनल भाव भी बन जाता है। तो यही कारण जी, है जी। कि एक नारी जब कविता बोलती है तो सबसे पहला भाव उसका ये रहता है कि ममता वही भाव चलता है। ममता। अगर वो वीर रस में भी गा रही है, तो भी ममता वही भाव ही चलता है। आपने देखा होगा करेक्ट। महिलाएँ अगर डाँटती भी है तो उस डाँट में भी प्रेम झलकता है। जी, जी। तो इसलिए बिल्कुल सही। महिलाओं के द्वारा जो भी व्यक्त किया जाता है उसमें सहज भाव अधिक होता है सर। जी, जिसको जी, जी। जो श्रोता होता है वो उसको अच्छे से समझ पाता है। जी, जी, यही जी। कारण है कि जब नारी वीर रस को कहती है या किसी भी रस से संबंधित कविता कहती है, तो उसका असर अधिक पड़ता है। जी, मतलब यहाँ तक देखा गया है कि जब भी नारी किसी भी कविता को पढ़ती है, तो श्रोतागण जो है उस तरह के रसों में खो जाते हैं। अगर जी, कावित्री जो है मतलब ऐसी वेदना व्यक्त करती हैं कि जैसे कि रोने वाली चीजें हों, तो सामने वाला इंसान अपना रोना नहीं रोक सकता है, उसके आंसू आ ही जाते हैं। क्योंकि जी ये सर। देखा गया है क्योंकि कि जो जी, जी, बोले, बोले।
कविता का मुख्य भाव यही होता है कि श्रोता पे आप कितना असर डाल सकते हो। असर जो डालते हैं, बिल्कुल सही। वक्ता अपने श्रेष्ठ शब्दों से श्रोता को उस भाव में ढाल ले, जी, जी। वही श्रेष्ठ कवि है, वही श्रेष्ठ रचनाकार है। तो जी, इसलिए कविताएँ क्या है, हमारे जीवन के उन पहलुओं को छेड़ देती है, जिनको या तो हम व्यक्त करना नहीं चाहते और या कहीं किसी को हम यानी अपने भाव प्रकट करना नहीं चाहते। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कविता एक ऐसा रस है जो कि किसी के भी दुखते रग को टच कर देती है। जी, जी, वो उसके दुखते रग को ही नहीं, कहीं न कहीं हताश व्यक्ति भी बैठा है ना, उसमें जोश का मतलब प्रवाह कर देती है कि बिल्कुल सही। जा रे रण में छेड़ दे तू, महावीर बन जा तू, जा कर के अपने भाले को उठा दे, शत्रु का नाश कर दे, रंड मुंड चंड बन कर के तू वीरों की तरह पहुँच जा, अब तू शत्रुओं जी, पे ऐसा वार कर दे। तो उसके अंदर एक जोश भर जाता है कि वहाँ जाकर के रण जी, में उनके मूंड को मतलब मूंड बोले तो गर्दन को उड़ा देना है। तो हताश व्यक्ति भी क्या है, जोशीला हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल। ये भी है और इसमें ये भी है कि एक वात्सल्य रस आता है, जो न केवल माता और पुत्र का होता है, वो आपसी प्रेम में भी होता है। विरह रस आता है जिसमें रोना आ जाता है। तो ऐसे कविताओं के अनेक रस हैं और कविताओं के अनेक प्रकार भी हैं, जो वक्ता होता है वो अपने वाचन पे निर्भर करता है कि श्रोता को कितना संतुष्ट कर पाता है। जी, जी। मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि पहले तो कवि या कवित्री जो भी हैं, वो उस रस में ढल जाते हैं, उसके बाद वो रस उनके अंदर से निकलता है। जी। जी, आप यही कहना चाहती हैं? जी। इस पर मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगी जी, कि बोलें, बोलें। जैसे हिंदी भाषा को श्रेष्ठ बताना है, तो जी, जी। हिंदी भाषा में रची गई पहली कविता थी अमीर खुसरो की, जी, जी। जिसने हिंदी भाषा के लिए 2 लाइन कही थी कि जी, हमें गर्व है कि हम हिंदी हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदी हैं और हमें ये अति गर्व है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 प्रयोग लाइनें करते हैं। इतनी श्रेष्ठ बन गई कि उस पर पृथ्वीराज रासो की कविता रची गई, अमीर खुसरो द्वारा। जी, जी। तो यानी कवियों जी, जी, बताएँ। बोलें, बोलें। तो हमारे जो समाज है उसमें कवियों का एक श्रेष्ठ हिस्सा रहा है, चाहे क्रांति हो, चाहे धार्मिकता के विषय में हो या फिर आध्यात्मिकता के विषय में हो। कवियों का और कवियों की कविताओं का श्रेष्ठ एक योगदान भी रहा है सर। कवि कविता सुनने वाले जो अगर नीरस बैठे हुए हैं, तो उसमें जो भी कविता सामने से पढ़ रहा है, कविता या कवित्री, सामने वाले को इतना उत्साहित कर देते हैं कि वो नीरस ना बैठ के वो एकदम से हँसने लगता है और एकदम से उसके दृश्य में वो खो जाता है। और खोने के बाद वो अपने को ऐसा समझने लगता है कि मैं इस कविता का पात्र हूँ और ये कविता मेरे लिए ही लिखी गई। जी, जी, बिल्कुल सर। एक जी मुरझाए बताएँ। हुए फूल पर जैसे बारिश बारिश जैसे एक निर्जाया फूल होता है, उस पर जी, बारिश जी, की बूंदें जैसे ही आती है, वो खिल जाता है। वैसे ही क्या है वो खिल जाता है। वैसे ही जी, एक नीरस व्यक्ति होता है और उस पर सुंदर कविताएँ अगर बोल दी जाए, तो उसकी मुस्कान तुरंत ही आ जाती है कि देखो मुझे कितना इम्पोर्टेंट माना गया है। मैं भले ही जी। अंदर के दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, सामने वाला मेरे हुँ, दर्द हुँ। को व्यक्त कर पा रहा है, उसके लिए उसको धन्यवाद। कहीं न कहीं इस चीज़ों करेक्ट। को वो अंदर से फ़ील करता है। मतलब जिसे जी, कह सकते हैं अंदर के मर्म भाव को यदि कोई स्पर्श कर जाए, वो है कवि की कविताएँ। करेक्ट। जी, आरती जी चलते-चलते कोई एक कविता सुना दीजिए वीर रस की लो। वीर रस के वीर रस की सुनाइए। ठीक है सर। जी, बताएँ। नीरस होकर अपनी मुस्कान को यूं ही न तुम भवाओ, नीरस होकर अपनी मुस्कान को तुम यूं ही न गंवाओ, आए हो धरती पर
दंतुरित मुस्कान तो मुस्काओ। हो सकता है सुषुप्त पड़ा समाज तुम्हारी मुस्कान को देख करके रणचंडी पे सवार हुई माँ की तरह भाग आए। भाग आए। न जाने कितने सुषुप्त पड़े होंगे तुम्हारी तरह। अपने रक्त में तुम रक्तधार इस तरह बहा दो। न जाने जी। तुम्हारी तरह समाज में कितने ही सुषुप्त पड़े होंगे। अपने वाह। रक्त में इस तरह रक्तधार बहा दो कि जाके दिखा दो कि तुम उस माँ के लाल हो, तुम भारत के वीर कहला दो। करेक्ट। बहुत जी, बढ़िया। तो धन्यवाद आरती सर। जी, बहुत बहुत आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जो आपने मेट्रो टुडे लाइव में आके कविता सुनाई और अपना टाइम दिया हमें। आपका हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद।